हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने चार नंबर वाले प्रश्न रहेंगे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, यानी चैप्टर 1 से लेकर 5 तक 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे इस बार पक्का। सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 नंबर। आइए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कह रहा है? मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है। यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं या मोलर उन्नयन स्थिरांक, दोनों में क्या करना है? अंतर को स्पष्ट करना है। आइए एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। मोलर उन्नयन स्थिरांक किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के, मतलब किसी, जो मान लीजिए कोई क्या है, कोई एक पात्र है। ठीक है, या कोई एक पात्र है जिसमें किसी विलायक में 100 ग्राम विलेन में अवाष्पशील विद्युत अपघट्य में 1 मोल को घोलने पर, मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 100 ग्राम क्या रखा है, तो 100 ग्राम इसमें विलायक है। ठीक है, 100 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य है। ठीक है, इसमें एक मोल, इसमें क्या है, 100 ग्राम हमारा विलायक है। देखिए, विलायक के 100 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य है। इसमें कितना, तो इसमें 1 ग्राम, 1 मोल, सिर्फ 1 मोल क्या घोलना है? 1 मोल घोलने पर, यानी 1 मोल विद्युत अपघट्य घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, तो अर्थात जब इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घोलेंगे तो इसमें जो वृद्धि होगी उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका फार्मूला ही देख लेते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 100 इंटू KB इंटू W। ठीक है, स्मॉल w, फिर यहाँ पर m, फिर इंटू कैपिटल W होगा, यहाँ पर कैपिटल W। ठीक है, यहाँ कैपिटल W लिखिएगा। ठीक है, फिर चाहे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर m का मान ज्ञात करना हो, क्या? स्मॉल m इज इक्वल टू 100 इंटू KB इंटू W अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। ठीक है, अब आइए सबका मान देख लेते हैं। तो हमारे पास m का मान क्या है? विलेय का अणुभार होता है। W का मान क्या होता है? तो विलेय का भार होता है। जो KB होता है, जो W होता है, W का मतलब होता है विलेय का भार, और जो KB होता है वो होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। ये हुए हमारे मोलर उन्नयन स्थिरांक के फार्मूले, और उससे जो वैल्यू दी है उसका किस नाम से प्रदर्शित करते हैं वो भी दिया है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, इसी का दूसरा पॉइंट क्या है? मोलर अभी तक तो मोलर था, अब यहाँ मोलर है। मोलर उन्नयन स्थिरांक किसी विलायक के 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 मोल। अभी तक इसमें देखिए 100 ग्राम विलायक घुला था, विलायक में एक मोल घुला था, परंतु अब इसमें 1000 ग्राम में 1000, देखिए विलायक के 1000 ग्राम में कितना रहेगा? तो 1 मोल घुलेगा। जब 1 मोल 1000 ग्राम में विलायक में घुलेगा तो जो 1 मोल अवाष्पशील विद्युत, देखिए अवाष्पशील विद्युत अपघट्य घुलेगा, तो उसमें घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, अर्थात जब 1000 ग्राम में 1 मोल क्या घोलेंगे? अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे, तो उसकी क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसे ही कहते हैं विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका फार्मूला होता है सेम उसी तरह होता है, बस यहाँ पर 100 की जगह 1000 हो जाता है बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1000 होता है इसीलिए यहाँ 1000 हो जाता है, यहाँ पर 100 होता है इसलिए यहाँ 100 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा?
1000 इंटू KB इंटू W इंटू M इंटू W, कैपिटल W, या इस प्रकार भी से लिख सकते हैं। तो इसको सबका मान आपको यहाँ देख लीजिएगा, सब कुछ पता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परासरण दाब की वृद्धि की व्याख्या कीजिए, यानी परासरण दाब की व्याख्या करना है। आइए देखते हैं परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कह रहा है किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो उस विलयन तथा उसके विलायक के बीच परासरण की क्रिया को रोक देता है। अर्थात मतलब कि कोई एक पात्र है, उस पात्र में क्या कह रहा है कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब, उस विलयन पर जब दाब लगेगा तो उस विलयन पर तथा उसके विलायक के बीच परासरण की क्रिया को रोकता है। जब उसके परासरण को रोकेगा अर्थात उसे परासरण न हो पाए तो मतलब होने पाए तो वो खराब हो जाएगा। क्या कि CNG ढंग से नहीं बन पाएगी, क्या CNG नहीं सिकंजी होता है। तो विलायक के बीच परासरण की क्रिया को रोकता है, उस दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इससे हम पाई बी से प्रदर्शित करते हैं। पाई बी इक्वल टू होता है NRT। तो हमारे पास जैसे कि आपको पता हो N इक्वल टू होता है W अपॉन क्या होता है, W अपॉन M होता है। क्या होता है, W अपॉन हमारा M होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए N की जगह हम लिख लिए W अपॉन M RT, ये भी इसका राइट कह सकते हैं, फार्मूला हो सकता है। अगर आप यह फार्मूला तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, क्योंकि यह काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आपको इस प्रकार यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, परासरण दाब की व्याख्या करते हुए फार्मूला सहित स्पष्ट कीजिए या फार्मूला सहित लिखिए। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 3 से 4 नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, जब किसी धातु की छड़ को, मान लीजिए आइए हम आपको बताते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा पात्र है। ठीक है, इसमें कुछ भरा है। ठीक है, मान लीजिए कोई अम्ल भरा है या कोई क्षार भरा है। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी धातु की क्षण को उसी की ही मतलब क्षार है, देखिए यहाँ लवण है तो यहाँ पर हमारा क्षार भरा है। इसमें मान लीजिए हम कोई हम राड डुबा दिए, क्या राड किस में डुबा दिए, इस क्षार में। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी धातु की क्षण को उसके ही लवण में, अर्थात जिस चीज की धातु रहेगी उसी चीज के लवण में डुबोया जाता है। क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। तो धातु तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो ये जो धातु है और ये विलयन है, इनके बीच एक विभव उत्पन्न होता है, अर्थात एक क्रिया होती है। उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, उस विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई पात्र है, वह वही पात्र है जिस कह सकते हैं कि जिस धातु की मतलब प्लेट है उसी धातु की लवण रहेगी और उसको उसी विलयन में डुबोएंगे तो उनके बीच एक क्रिया होगी, उनके बीच एक विभव उत्पन्न होगा। उस विभव को ही क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इतना आप ले लीजिए तो हम आगे की ओर बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ईंधन क्या होते हैं, ईंधन सेल क्या होते हैं, ईंधन सेल के लाभ लिखिए, ईंधन सेल के लाभ लिखिए। आइए देखते हैं ईंधन सेल क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से लाभ होता है उसको भी आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, ईंधन सेल, तो ईंधन सेल क्या होते हैं आइए देखते हैं। वे गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल वे गैल्वेनिक सेल होते हैं जिनमें ईंधनों अर्थात ईंधनों जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात परिवर्तित कर देता है। इसे ही ईंधन सेल कहते हैं। अर्थात ईंधन सेल वह होता है
जब हमारे हमारे कह सकते हैं इंजनों में पढ़ेंगे तो वह इंजन पढ़ते ही क्या करते हैं कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, मिथेनॉल हो गया, मीथेन हो गया, और उसी प्रकार बहुत सारी क्रिया होती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं हमारे पास उपकरण होते हैं जो कि जैसे ही वह मतलब कह सकते हैं जैसे ही वह दहन ऊर्जा को मतलब कह सकते हैं जैसे ही वह सेल पढ़ेंगे वह दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे। इसे ही कहते हैं हम, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं ईंधन सेल। यह होता है ईंधन सेल। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लो आपको ईंधन सेल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसके लाभ। तो ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं? मुख्यतः इनके 3 लाभ हैं। नंबर 1, इसमें ईंधन की सतत आपूर्ति होने के कारण यानी कह सकते हैं कि लगातार आपूर्ति होने के कारण यह कभी मृत नहीं होता है। जो ईंधन सेल होता है उसमें टाइम टू टाइम कह सकते हैं ईंधन डालते रहते हैं, जिसके कारण तेजाब डालते रहते हैं और वह कभी मृत नहीं होता है। यही कारण है कि यह कभी मृत नहीं होता है। नंबर 2 क्या कह रहा है? इनकी कार्य क्षमता अन्य सेलों से अधिक होती है, अर्थात यह काफी लंबे समय तक इनकी कह सकते हैं ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है, किसकी? तो हमारे ईंधन सेल की। नंबर 3, इनकी दक्षता जो होती है यानी पावर जो होती है, इनकी शक्ति जो होती है वह 70 से लेकर 80% तक होती है। ठीक है, और जो सेल होते हैं उनकी दक्षता कम होती है, परंतु जो ईंधन सेल होता है उसकी दक्षता जो होती है वो 70 से लेकर 80% तक होती है। ये हुए हमारे ईंधन सेल और इसके लाभ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह समझ में अच्छे से आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है अभिक्रिया का वेग क्या है? इसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी हमको पहले बताना है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, फिर हमको क्या बताना है जो इनके यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कारकों को बताना है, कारकों के बारे में उल्लेख करना है। तो आइए देखते हैं। अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता में ही होने, देखिए अभिक्रिया के अभिकारक, जो अभिक्रिया के अभिकारक होते हैं तथा इसमें उत्पाद होते हैं, उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी जो अभिक्रिया में सांद्रता होती है तथा अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं उनकी जो दर होती है, उनके दर में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आइए देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कह सकते हैं कारक हैं। यहाँ लिख सकते हैं निम्नलिखित कारक होते हैं। नंबर 1 जैसे कि देखिए, नंबर 1 जैसे कि अभिकारक की सांद्रता। आइए देखते हैं अभिकारक की सांद्रता को कैसे हम क्या प्रभावित करते हैं। तो जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो अभिक्रिया किस प्रकार से प्रभावित करती है, आइए देखते हैं। अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी जो अभिकारक है उसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया के वेग उतना ही अधिक होगा। यानी जो अभिकारक की सांद्रता होती है वह जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, यानी अभिक्रिया की जो गति होगी उतनी ही अधिक होगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति। नंबर 2 देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति। आइए देखते हैं उत्प्रेरक का इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। जो उत्प्रेरक होता है वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया के वेग क्या करता है? बढ़ाता है। नंबर 3 तापमान। इसी प्रकार प्रकाश आता है, जैसे कि तापमान। देखिए तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ठीक है, ये हुए हमारे अभिक्रिया का वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? तो यह कारण बताओ यौगिक होते हैं, जैसे कि क्यों मतलब कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु होते हैं, परंतु ई ब्लॉक मतलब कह सकते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन आता है ना, क्यों? तो आपको इस प्रकार तैयार करना रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं
संक्रमण तत्वों के यौगिक मुख्यतः चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कैसे गुण दर्शाते हैं? तो मुख्यतः चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अर्थात चुंबकीय वेग में आकर्षित, चुंबकीय वेग क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। अर्थात यह मान लीजिए कोई हमारा एक चुंबक है, ठीक है, तो संक्रमण तत्व जो होंगे यह इसकी ओर क्या करेंगे, कोई अगर इसके पास आने मतलब कह सकते हैं पास कोई अगर चादर या प्लेट रहेगी तो यह कैसे गुण दर्शाते हैं? चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अर्थात यह अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है, अपनी ओर क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संक्रमण धातु के को चुंबकीय गुण। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। कह सकते हैं कि संक्रमण धातुओं के अधिकांश भाग यौगिक होते हैं क्योंकि वह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि इनके मुख्यतः चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जो संक्रमण धातु होता है उसमें मुख्यतः चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अनुचुंबकीय गुण देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जो अनुचुंबकीय गुण होता है किसमें? संक्रमण धातु में, तो वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो संक्रमण धातु में यौगिक मुख्यतः चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। अतः संक्रमण तत्व डी ब्लॉक, देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरा होता है जिसके कारण जिसमें यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व को हम अधिकांश भाग अनुचुंबकीय होता है क्योंकि उसका डी ब्लॉक क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है। तो ये हुई हमारे संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश भाग चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्यों? तो ये हम देख लिया कारण बताओ यौगिक। आइए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमने देख लिया है कैसे प्राप्त करें यौगिक। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है संक्रमण तत्व तथा रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों? यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है जो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं? आइए देखते हैं। संक्रमण तत्व ठोस अवस्था व जलीय अवस्था में, संक्रमण तत्व ठोस अवस्था व जलीय अवस्था में, कैसी अवस्था में रहते हैं? तो वह ठोस अवस्था में रहते हैं अथवा जलीय अवस्था में रंगीन आयन बनाते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में तथा जलीय अवस्था में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश डालता है, अर्थात जो संक्रमण धातु होता है वो आयन पर कैसा प्रकाश डालता है? श्वेत यानी सफेद प्रकाश डालता है। तो अपूर्ण कक्षों में क्या होती है, जिसकी कक्षा खाली रहती है वह अपूर्ण कक्षों में उपस्थिति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए फिर से देख लीजिए, जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश डालता है तो जो अपूर्ण कक्षा होती है, अपूर्ण कक्षों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो अपूर्ण कक्षा देखिए कुछ इस प्रकार होती है। हम आपको बताए हैं, नहीं बताए फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए ये भरी रहती है, ऐसे से ये होता है भरा हुआ, ठीक है। परंतु ये कैसी रहती है? अगर ये एक भरा है तो अपूर्ण होता है। तो क्या होता है? अपूर्ण कक्षों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है यह प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं, अर्थात हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर जाता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। उम्मीद प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर को इस बार भी देखने को मिला था। क्या कह रहा है? लिगेंड क्या है? लिगेंड क्या है या लिगेंड किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है, नहीं तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिगेंड क्या है या लिगेंड किसे कहते हैं। मुख्यतः परमाणुओं के माध्यम से लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं कि लिगेंड के
किन्हीं 3 प्रकारों के बारे में बताइए। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, फिर उनके प्रकार को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, पहले हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि वह धातु अथवा आयन, वह धातु अथवा आयन, वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। अर्थात वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे लिगेंड कहते हैं। अर्थात वह यौगिक जो होता है, वह धातु अथवा आयन जो होता है, वह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जिसके पास क्षमता होती है, वही कहलाता है हमारा, कह सकते हैं क्या, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मेनली इसके 3 टाइप्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, परंतु आइए हम देख लेते हैं इसको। हम आपको बता दें यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है जैसे एक तंतु लिगेंड, द्वितंतु लिगेंड, त्रितंतु लिगेंड और बहुतंतु लिगेंड होता है। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक दंतुक लिगेंड बना ले गए, समझ लीजिए प्यारे बच्चों आप सभी बना ले जाएंगे। अगर एक नहीं बना पाएंगे, समझ लीजिए आपका तीनों छूट जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है। अर्थात ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ एक दाता, मतलब एक कोई डोनेटेड होता है, मतलब डोनेट कर देता है, उसे ही अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देने की क्षमता रखता है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसके पास 10 रुपया है, या कोई व्यक्ति है, इसको कितना है, इसके मतलब मान लीजिए इसको 20 रुपये चाहिए। जब इसके पास 10 रुपये हैं तो ये 10 ही रुपये दान कर सकता है, ये 50 तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 10 रुपये ही डिनोट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ 1 रुपये ही, मान लीजिए 1 रुपये ही डिनोट कर सकता है। ऐसे ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ही दान कर सकता है या दान करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही दान करेगा, उधार तो लेकर दान करेगा नहीं। उसे क्या कहते हैं, उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए Cl यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड यानी Cl को बोलते हैं साइनाइड, H2O को जल बोलते हैं, और इसको बताइएगा आप क्या बोलते हैं, NH3 को। ठीक है, जिसको हम एमीन भी शायद कहते हैं। ठीक, तो ये हुए हमारे एक दंतुक लिगेंड, मतलब कि एक सिर्फ यहाँ देखिए ये जो होता है यही होता है दान करने वाला, अर्थात ऋणायन या धनायन यौगिक होते हैं। उसी प्रकार आइए देखते हैं दूसरा नंबर, द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। देखिए इसमें सिर्फ एक दाता परमाणु था, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का दान करता था, परंतु इसमें कितने दाता परमाणु हैं, 2 दाता परमाणु हैं। जब 2 दाता परमाणु हैं तो यहाँ पर कितने दान करेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, अर्थात देने की इनके अंदर क्षमता होती है, पावर होती है। इसे ही कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। अर्थात कोई एक व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ 2 रुपए हैं, सिर्फ वह 2 ही रुपए दान कर सकता है, ना कि 4 रुपए। ठीक है, तो द्विदंतुक लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ देखिए CH2 NH2, फिर देखिए यहाँ पर CH2 NH2 है। इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। डाई क्यों है, 2 बार, देखिए 2 बार है इसलिए डाई हो गया। अगर 3 बार करता तो क्या हो जाता, ट्राई हो जाता। क्या हो जाता है, ट्राई हो जाता। ठीक है, आइए देखते हैं बहुदंतुक लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिनमें 2 से अधिक, अर्थात 2 या 2 नहीं 2 से अधिक, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, परंतु 2 नहीं हो सकता है। तो ऐसा लिगेंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं उन्हें हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए CH2 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से यहाँ देखिए फिर 2 बन रहा है, तो यहाँ पर 2 से अधिक हो रहा है ना, इसको हम क्या कहेंगे, CH2 फिर N, फिर यहाँ देखिए CH2COO, फिर यहाँ देखिए CH2NH2, फिर CH2COO, यहाँ नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। आप कह रहे हैं सर 3 होता है तो इसमें डाई क्यों आ गया, तो यहाँ ये इसका सिर्फ इतना एक नाम है, सिर्फ इतने का नाम ही है, क्या, एथिलीन डाई एमीन होता है। ठीक है, फिर
यह जो इतना है, अब आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्राई एसीटेटो, तो इसका जो ये 1 2 3, देखिए 3 बार इलेक्ट्रॉन युग्मदान कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा ट्राई एसीटेटो। ठीक है, तो ये हुए हमारे बहुतंतुक लिगेंड। उम्मीद है प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।